ओके सो हमारा जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। किस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाए जाते हैं, उनके क्या प्रोसीजर्स होते हैं कि जिनको हम जो है फॉलो करते हैं और इसके ज़रिए से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो कोर्स कंटेंट हमारे पास क्या है, हमें जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखनी है इसकी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एडवांटेजेस देखने हैं कि क्या फ़ायदा है फॉर्मल सिस्टम का, सिस्टम डिज़ाइनिंग कैसे होती है, टिपिकल सिस्टम जो हमारे पास मौजूद होते हैं हर बिजनेस में, जो मैन्युफैक्चरिंग साइट पे होती है तो परचेजिंग है, सेल्स हैं, ये तो हर बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, या जो है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। पेरोल सिस्टम्स भी आपके पास होता है, जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे आपका जो है पेरोल सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। कैश, जहाँ पे कैश है तो कैश का सिस्टम तो आपको बनाना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, डे टू डे आपकी जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी जो है सिस्टम हम कैसे बनाएंगे उनके लिए कि आप उनकी जो है आउट ऑफ बैलेंस ना हो। और उसके बाद लास्ट में जो है आपके पास ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं कि जो आपके पास बनाए गए हैं किस लिए कि आपके काम को आसान किया जा सके और आपके जो है इन सारे के सारे प्रोसीजर्स को क्विकली परफॉर्म किया जा सके। सो अगर हम देखें तो सिस्टम्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज हम जो मेनली यूज करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम आपके लिए जो है बेस पुट कर देती है कि जो है प्रोसीजर्स और गाइडलाइन कैसे एक कंपनी के लिए होंगी और कैसे वो अपनी पॉलिसीज को डिफाइन करेगा। तो सिस्टम को अगर हम देखें तो कहता है कि आपके पास एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट बट इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स कंप्राइजिंग अ यूनिफाइड सिस्टम, यूनिफाइड होल। कि आपके पास जो है एक ग्रुप है, ठीक है, जो हर बंदा इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उनका हर काम दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, जुड़ा होता है। अगर एक काम परफॉर्म होगा तो उसके बाद दूसरा होगा। जैसे कंप्यूटर को अगर हम देख लें तो कंप्यूटर का कीबोर्ड माउस सब कुछ जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है, सबके फंक्शन अलग हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको कंप्यूटर के साथ जब अटैच करते हैं और कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है कि पहले पहले जो हम बटन प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें डिटेक्ट करता है, फिर डेस्कटॉप पे आते हैं और हर बंदा अपना अपना काम करता है। उसमें से अगर एक काम भी जो है ना हो तो वो जो है कंप्यूटर सिस्टम आपका सही तरीके से काम नहीं करता। तो क्या है कि वो आपका जो है एक सिस्टम होता है, एक तरीका कार होता है जिसमें लोग हर चीज़ जो है इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन उनका जितना काम भी होता है वो एक मकसद के लिए होता है कि कंप्यूटर के साथ जितने भी पार्ट अटैच हैं उनका मकसद क्या है, कंप्यूटर को ऑपरेट कराना। तो इसी तरीके से कहता है कि प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग एन ऑब्जेक्टिव, कि एक ऐसा तरीकेकार कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। पॉलिसी क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है कि जिसको आप फॉलो करते हैं और उसके जरिए से अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचते हैं। प्रोसीजर्स अ सेट ऑफ एक्ट है, अ सेट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, के प्रोसीजर क्या है, वो तरीकेकार है जिसमें आपको स्टेप्स दिए गए होते हैं या तरीके दिया गया होता है जो आप क्या करते हो, बारी बारी परफॉर्म करते हो। गाइडलाइंस, रिकमेंडेड अप्रोच फॉर कंडक्टिंग टास्क, कि आपने जो है गाइडलाइन आपको दी गई है कि जो रिकमेंडेड अप्रोच है आप अपने काम को उसके जरिए से कैसे अचीव करोगे। वो आपको पूरी की पूरी जो है गाइडलाइंस देता है कि ऐसे आप काम करो, ये चीज़ इस तरीके से होगी, ये ऐसे होगा। जैसे कंप्यूटर जब आप खरीदते हो तो पहले जो है, या लैपटॉप खरीदते हो तो उसके साथ आपको पूरी बुक्स दी जाती है जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर बताया जाता है, उसमें आपको गाइडलाइंस दी जाती है कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उस पे जो है फंक्शंस को परफॉर्म करोगे। तो ये चार टर्मिनोलॉजीज हैं जो थ्रू आउट इस चैप्टर में यूज होंगी। इन्होंने टर्मिनोलॉजी की एग्जांपल आपको दी हुई है, कहता है कि XYZ एक कंपनी है जिसने अपना एक नया सेल सिस्टम डिफाइन किया हुआ है। उसका सिस्टम क्या है, ठीक है, कहता है कि इट्स पॉलिसी, उसकी जो मेजर पॉलिसी है वो क्या चीज है, टू प्रोसेस ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स एफिशिएंटली एंड टू डिस्पैच गुड्स विद इन 2 days, कि अपने जो है जो इतने भी ऑर्डर्स हैं उनको प्रोसेस करना और जो है उनको गुड्स डिस्पैच करना 2 दिन के अंदर। ये उनकी पॉलिसी है कि आप जो है ऑर्डर कराते हो वो 2 दिन के अंदर जो है आपके जो प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर किए थे या गुड्स ऑर्डर किए थे वो आप तक पहुंचाता है। सिस्टम क्या है उसका, कि कंटेन्स प्रोसीजर फॉर ऑर्डरिंग, dispatching, invoicing, receipts of payment for the goods to ensure the policy is followed, कि आपने जब कहा कि मैं गुड्स को जो है कस्टमर्स को आप ऑर्डर्स जो है एफिशिएंटली देते हो, तो आप उनको जो है एफिशिएंसी शो करने के लिए और गुड्स को 2 दिन के अंदर डिस्पैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप उसमें क्या करोगे, ऑर्डरिंग कैसे होगी, डिस्पैचिंग कैसे होगी, आप उसकी इनवॉइस कैसे बनाओगे और रिसिप्ट्स फॉर पेमेंट्स कैसे दोगे। और जो गाइडलाइंस आपको दी गई है वो क्या है, कि ऐसे ऑन द असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द न्यू कस्टमर्स, कि आपके पास अगर कोई नया कस्टमर आ जाता है तो आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को कैसे चेक करोगे कि यार मुझे इसके साथ ट्रांजैक्शन करनी चाहिए कि नहीं।
अगर मैं इसके साथ जो है क्रेडिट पे कर रहा हूँ तो क्रेडिट के लिए मुझे उसकी जो है वर्थ देखनी होगी कि क्या ये बंदा हमें पेमेंट्स कर सकता है कि नहीं कर सकता। कह सकते हैं इसको अलाउद्दीन, ठीक है, कि जो हमारे पास इस तरीके से चीजें हो जिनको हम एक्सपेरिमेंट में पुट करते हैं, ठीक है, लेकिन मेजरली आपके पास सिस्टम जो है एक मेन मकसद हासिल करने के लिए सारे के सारे लोग जो है एक साथ काम करते हैं, ठीक है, जिनका एक ही मकसद हो और सारे उस मकसद के लिए लगे हुए हैं और अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट तो आपके पास जो है तजर्बा करना, एक चीज को जो है पुट करके उसको देखना कि क्या ये इस तरीके से है कि नहीं है, लेकिन सिस्टम जो है इससे थोड़ा सा चेंज है। सिस्टम आपको पूरा का पूरा जो है तरीका कार होता है जिसमें सारे के सारे लोग अलग अलग मकासद के लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आपके जो है सिस्टम की जो एग्जांपल दिए कि आप क्या करते हो कि ऑर्डरिंग कैसे होगी, डिस्पैचिंग कैसे होगी, ठीक है, उन चीजों के प्रोसीजर्स आपके पास शामिल हो जाते हैं। फिर इनवॉइसिंग और रिसिप्ट्स कैसे होंगे, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट में तो हमारे पास क्या है कि एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट हमें बनाना पड़ता है, जिस एनवायरनमेंट में आप क्या करते हो, एक चीज को जो है चेक करते हो, टेस्ट करते हो, जो आपने एज्यूम किया था, हाइपोथेसिस बनाई थी कि इसको ऐसा, क्या ये इस तरीके से हम करेंगे तो ये चीज बनेगी कि नहीं बनेगी। तो एक्सपेरिमेंट इज समथिंग अदर देन दैट। लास्ट में इन्होंने कहा हुआ है, कहता है कि आप जो है इन टर्मिनोलॉजीज को अपने एसीसीए के कोर्स के साथ रिलेट कर सकते हो। आप उसको जो है डिफाइन कर सकते हो कि हमारा सिस्टम किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, आपकी पॉलिसीज क्या हैं। आप जब उसको प्रोसीजर में देखते हो, गाइडलाइंस में देखते हो, तो आप उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आप अगर इसको जो है एज एन एग्जाम्पल उन्होंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है कि आप अपने एसीसीए के सिस्टम को इसमें पुट कर लो कि उन्होंने किस तरीके से आपको एजुकेशन परफॉर्म करने के लिए सारा का सारा सिस्टम डेवलप किया हुआ है। उन्होंने क्या पॉलिसीज बनाई हुई है कि आपको जो है किस तरीके से जो है सर्टिफिकेशंस होंगी, क्या उनका जो है क्वालिफिकेशंस उनकी रिक्वायर्ड होंगी। फिर उन्होंने जो है प्रोसीजर बताया हुआ है एनरोलमेंट का, ठीक है। फिर गाइडलाइंस आपको दी हुई है कि कौन सा स्टूडेंट जो है एनरोल हो सकता है, कौन सा स्टूडेंट जो है ड्रॉप हो सकता है, कौन सा स्टूडेंट जो है दूसरे स्टेज में जा सकता है, नहीं जा सकता। वो सारी की सारी चीजें आपको बताई गई है। अगर हम एक अच्छा सिस्टम फॉर्मल बना लेते हैं तो उसके कुछ फायदे भी होंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है कि आपकी पहली बात ये कहता है कि आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है एक तरीके से रिकॉर्ड की जाएंगी। जब एक तरीके से रिकॉर्ड की जाएंगी तो उनको भी जो है क्या होगा कि उनको एक जगह पे, प्रॉपर जगह पे भी लिखा जाएगा। जैसे हम अकाउंटिंग की जिक्र करते हैं, आप जब स्टेटमेंट्स बनाते हो तो स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि आपके पास जो है जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही थी, एक ही आपने सेटअप जो है सिस्टम का अडॉप्ट कर दिया IFRS को, तो अब आप उसी के जो है तरीकेकार से अपने स्टेटमेंट्स को डिफाइन करें। तो प्रॉपर जगहों पे सारी की सारी चीजें पड़ी होंगी जैसे आपने जो है उनको एक तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है। दूसरी चीज कहता है कि द बेस्ट प्रैक्टिस, द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कैन बी अडॉप्टेड बाय एवरीवन। और हर एक जो है वो क्या करेगा कि जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी, जो ज्यादा एफिशिएंटली आपके लिए जो है रिकॉर्डिंग करेगा, सब उसी को फॉलो करेंगे। थर्ड कहता है कि स्टाफ कैन रेफर टू द रिटन प्रोसीजर इफ दे आर इन डाउट एज टू व्हाट टू डू। अगर जहाँ कहीं पे डाउट हो कि जी मुझे जो है इसकी समझ नहीं आई इस प्रोसीजर की, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, स्टाफ को आप जो है रिटन प्रोसीजर्स भी दे सकते हो कि आप जो है ये स्टेप्स परफॉर्म करोगे तो आप इस तरीके से अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। न्यू स्टाफ कैन बी ट्रेन क्विकली। इन्होंने जो ये बात की न्यू स्टाफ की, तो वो इसलिए की हुई है क्योंकि ओल्ड स्टाफ जो आपके पास होता है वो इतना जल्दी जो है वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हम उसके जो है मैनेजमेंट की एक जो है टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं कि जो है जो आपके ओल्ड लोग होते हैं या लोग जो है नॉर्मली क्या करते हैं, चेंज हेजिटेशन करते हैं, हेजिटेट करते हैं, हेजिटेंट होते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये सिस्टम चेंज हो गया, इसको समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो एक बिल्कुल फ्रेश माइंडेड बंदा वहां पे जाता है तो उसको जो सिस्टम थमा दिया, जो सिखा दिया, वो इजिली उसको सीख सकता है। The auditors can follow transaction more easily if they are recorded in the same way. और ऑडिटर्स के लिए भी आसान होगा कि जब सारे के सारे जो है ट्रांजैक्शन एक तरीके से रिकॉर्ड की गई होंगी तो वो भी उसको आसानी से एनालाइज कर सकेगा और उसको जो है आपके लिए प्रॉपर तरीके से ऑडिट भी कर सकेगा। Transactions which have not followed the procedures, which could be errors or frauds, may be identified more easily. और कहीं पे अगर आपने कोई जो है एरर्स इनकर हुए हैं, कोई फिगर्स वगैरह में मसला हुआ है या आपने फ्रॉड्स किए हो, तो वो भी जो है आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर आपने सारे का सारा मिक्सअप किया होता है तो उसमें फिर एक चीज को ढूंढना, दूसरी चीज को फाइंड आउट करना, फिर उसको रेक्टिफाई करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। So कहता है कि it is particularly important to have formal policies and procedure in place when organizations such as solicitors, banks or banks handle money on behalf of their customers. कि आपके पास जो है एक प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। जैसे कि आपके पास जो है सॉलिसिटर्स होते हैं, ठीक है। अब एक सॉलिसिटर जो है हम
बैरिस्टर टाइप उसके लिए बंदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो यहाँ पे जो सॉलिसिटर का इन्होंने एग्जांपल दी, जो बात की हुई है, वो आपके पास क्या है कि वो एक बंदे के एग्जांपल दिए कि जो क्या करता है कि ऑर्डर्स वगैरह रिसीव करता है, तो वो उसके लोगों के पैसों के बिहाफ पे काम कर रहा है ना, लोगों के जो है पैसों पे काम कर रहा है, जैसे बैंक्स हो गया, वो क्या करता है दूसरे कस्टमर्स के पैसों पे काम कर रहा है। तो जो सोलिसिटर है वो आपको बिजनेस वगैरह जो परफॉर्म करके दे रहे हैं, वो जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कंपनी के लिए एज ए थर्ड पर्सन काम कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। ठीक है, सो कहते हैं कि इन्होंने जो है बैंक को कंटिन्यू किया है, कहता है कि एज दिस मनी डज नॉट बिलोंग टू द बिजनेस, इट इज वाइटल टू हैव अ कंट्रोल इन प्लेस टू हेल्प प्रिवेंट द लॉस ऑफ क्लाइंट फंड्स आइदर थ्रू फ्रॉड, थेफ्ट और एक्सीडेंटल लॉस। कि आपके जो है जैसे आपके बिजनेस के साथ तो ये पैसे एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन आपने ये पैसे किसके यूज किए हुए हैं, आपने अपने क्लाइंट के यूज किए हुए हैं, तो क्लाइंट के पैसों की प्रोटेक्शन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, किस चीज़ों से बचाना है, उनको फ्रॉड से बचाना है, उनको जो है चोरी से बचाना है, और अगर कोई मिसहैप्स हो जाते हैं तो उससे भी उनको सिक्योर कराना आपका काम है। सो कहते हैं कि सच लॉसेस अगर इट वुड डैमेज द ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन एज वेल एज पोटेंशियली हैविंग लीगल इम्प्लीकेशंस। और अगर आप जो है फ्रॉड कर लेते हैं अपने क्लाइंट के साथ, या जो है उनके पैसे चोरी हो जाते हैं, तो क्या होगा कि आपकी रेपुटेशन चली जाएगी। ठीक है, और आपके जो है लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं कि आपने जो है कस्टमर्स के पैसे जो है चुरा लिए थे, या जो है आपने उसके पैसों का नुकसान कर दिया, तो उससे आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा कि यार ये बैंक जो है सिक्योर नहीं है, यहाँ पे जो है आपके फंड सिक्योर नहीं है, कोई भी बंदा जो है ऐसी ही वहां जाके चोरी कर सकता है। तो उसके अगेंस्ट जो है इसलिए एक्शंस भी लिए जा सकते हैं ताकि इन फ्यूचर इस किस्म के जो है वो दोबारा कोई मिसहैप ना हो। नेक्स्ट कहता है कि आप जो है फाइनेंशियल सिस्टम को डिजाइन कैसे करते हो। तो फाइनेंशियल जो है सिस्टम, हमने कहा कि आपके पास क्या होते हैं, सेट्स ऑफ प्रोसीजर्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जब आपके पास सेट्स ऑफ प्रोसीजर्स पे वो डिपेंडेंट है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स देखने होंगे कि आप सिस्टम किस लिए बना रहे हैं, आप सिस्टम से क्या अचीव करना चाहते हैं, और उस सिस्टम के जो है आउटपुट्स क्या होंगे। जब आपने एक सिस्टम को बना लिया, लेट्स से आप कहते हो कि जी मुझे कंप्यूटर सिस्टम बनाना है, एक जो है सुपर कंप्यूटर सिस्टम बनाना है, तो सुपर कंप्यूटर सिस्टम तो आप बना रहे हो, लेकिन उस सुपर कंप्यूटर सिस्टम को से आप क्या काम करवाना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। और फिर उसके बाद आएगा कि आपको जो है उसके लिए कौन से इनपुट्स की जरूरत होगी। सो कहता है कि सेल सिस्टम की इन्होंने दोबारा एग्जांपल ली हुई है, तो कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा उसमें, कि अगर आप एक सेल सिस्टम डिफाइन करते हो या डिजाइन करते हो, तो उसमें आपका मकसद क्या है कि आप जो है क्या करो, सारे के सारे सेल्स को रिकॉर्ड करो, और जितने जो है आपके अमाउंट्स रहती हैं उसको जो है रिकॉर्ड करो कि कितने मुझे पैसे मिलेंगे। आउटपुट उसका क्या होगा कि एन एनालिसिस ऑफ सेल्स बाय डेट एंड प्रोडक्ट टाइप, कि आप उसमें जो है क्या करोगे, एक ऐसी एनालिसिस करोगे, आपको जो है फैसिलिटेशन देगी कि आप वहाँ पे जो है डेट वाइज प्रोडक्ट वाइज सारे के सारे एनालिसिस करोगे, और फिर आप वहाँ से देखोगे कि कितने जो है आपके कर्जे रह चुके हैं, और आपके जो है कितने पैसे रिसीव हुए हैं, किस डेट पे हुए थे, और कौन से प्रोडक्ट के हुए थे। थर्ड, इनपुट्स आपके पास कहाँ से आएंगी। ठीक है, कि कस्टमर आपका क्या करेगा, वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करेगा किसी भी तरीके से, चाहे वो फैक्स हो, टेलीफोन हो, या आपके पास वहीं पे आके जो है क्या करेगा, वो आपको इनपुट देगा। तो आपके पास जो है तीन चीजें सिस्टम को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कि आपने किस लिए बनाया। तो सेल्स आपका ने जो है जो सिस्टम बनाया उसमें आप क्या चाहते थे कि आपको हर कस्टमर्स की जो है सेल्स की वैल्यू पता चल जाए कि उसने कितने जो है आपसे ऑर्डर्स किए थे, और कितने पैसे आपके पास आउटस्टैंडिंग रहते हैं। फिर जब आप उसका आउटपुट निकालोगे कि जी ये सिस्टम मुझे ऑब्जेक्ट आउटपुट क्या दे, तो मुझे ये आसानी हो जाए कि वो मुझे डेट वाइज और प्रोडक्ट वाइज सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड मुझे प्रोवाइड करे कि कितनी सेल्स हुई हैं, कितने पैसे रहते हैं, कितने जो है ऑन कैश हुए हैं। और थर्ड जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए होगी वो क्या होगी कि कस्टमर अपने ऑर्डर्स कैसे प्लेस करें, तो वो भी जो है इसी सिस्टम के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ताकि आपके जो है ये जो सारा का सारा फाइनेंशियल सिस्टम आपने बनाया हुआ है या सेल्स का सिस्टम जो बनाया हुआ है, ये आसानी से ऑपरेट कर सके। तो इसके लिए उन्हें कहा हुआ है कि आप क्या करोगे कि द डिजाइनर नीड टू कंसीडर द मोस्ट लाइकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम इनपुट्स टू आउटपुट, कि आप इनपुट से आउटपुट तक के जो सारा का सारा जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको एक सीक्वेंस में पुट करोगे कि पहले कौन सा काम होगा, दूसरा कौन सा होगा। तो जनरल सी रूटीन हम जो है इन चीज़ों को देखते रहते हैं कि अगर एक बिजनेस है तो वहाँ पे क्या होगा, उसको ऑर्डर मिलेगा, जब ऑर्डर मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, गुड्स को डिस्पैच कर देगा। जब गुड्स को डिस्पैच कर देगा तो क्या होगा कि वो जो है उसके साथ रिसिप्ट भी तो देगा कि इतना का सामान मैंने आपको भिजवा दिया। वो जो है क्या करेगा, अपने पास रिकॉर्ड करेगा कि मेरी इतनी सेल्स हो गई है, ठीक है, ऑन क्रेडिट हुई है या कैश हुई है, वो अपनी जो है एंट्री जो है बनाएगा, जनरल एंट्री जो है बनाएगा। थर्ड,
पेमेंट जब रिसीव हो जाएगी तो वो उसको लिख लेगा कि जी मुझे जो है पेमेंट्स रिसीव हो गई हैं, आपके जो अकाउंट रिसीवेबल थे वो कैश में कन्वर्ट हो चुके हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स फॉलोड अप, अगर आपके कोई अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग रह जाती है तो आप क्या करोगे, उसको फॉलो अप करोगे कि इनको पैसों को जो है हम कैसे रिकवर करेंगे, कब तक रिकवर होंगे और कैसे रिकवर होंगे, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस चीज़ में कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास कहता है कि फॉर ईच स्टेप इन द सिस्टम अ प्रोसीजर इज then designed using the same format as for system. The designer should also consider what go wrong and incorporate controls into the system to try to prevent such errors. कि आपने क्या करना होगा कि सिस्टम में फिर इस तरीके से प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे कि पहला क्या प्रोसीजर होगा, दूसरे का क्या प्रोसीजर होगा, कि ऑर्डर्स रिसीव करोगे तो कैसे करोगे, गुड्स डिस्पैच किस प्रोसीजर से होंगे, इनवॉइस कैसे बनेगी। तो ये सारे के सारी चीज़ें कि आप क्या करोगे, अपने प्रोसीजर्स डिफाइन करोगे ताकि अगर कहीं पे जो है कुछ मसला आ जाए या सही तरीके से वो परफॉर्म नहीं हो रहा होता तो आप क्या करोगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो उसके लिए भी जो है इस्तेमाल होता है। इन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि लेट अस कंसीडर दिस फॉर ऑर्डरिंग स्टेज ऑफ द सिस्टम, कि आप जो है ऑर्डरिंग स्टेज कंसीडर करते हो कि आप किस तरीके से चीज़ों को ऑर्डर करते हो। तो उसके लिए उन्होंने जो है आपको क्या किया हुआ है, एक तरीका बताया हुआ है कि पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो कहा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या है, ठीक है। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव कहता है टू रिसीव एंड प्रोसेस ऑर्डर्स क्विकली एंड एक्यूरेटली, कि आपका मकसद क्या है, कि आप जो ये सिस्टम बना रहे थे तो इसके लिए किस लिए कर रहे हो, कि आपके जो ऑर्डर्स हैं वो क्विकली आपको जो है रिकॉर्ड हो सके, रिसीव हो सके और सही तरीके से हो सके। टू इंश्योर दैट गुड्स आर ओनली डिस्पैच वेयर द अमाउंट्स चार्ज विल बी करेक्टेबल, और वहीं पे सिर्फ जो है डिस्पैच करोगे आप गुड्स को जहाँ पे आपको कंफर्म होगा कि आपको जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आएगी कि इनसे हमें जो है पैसे मिल सकते हैं, इनको हम चार्ज कर सकते हैं और हम जो है पैसे आसानी से ले सकते हैं। आउटपुट क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस टू डिस्पैच डिपार्टमेंट टू डिस्पैच गुड्स। फिर आप उसके बाद क्या करोगे कि डिस्पैच डिपार्टमेंट को कहोगे कि आप जो है गुड्स डिस्पैच कर दो, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टू इनवॉइस चार्ज फॉर गुड्स, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को आप इन्फॉर्म कर दोगे कि जी हमने इतना सामान भिजवा दिया, आप क्या करो, इसकी रिसिप्ट बना लो। थर्ड कहता है कि इनपुट्स, आपके पास इनपुट कैसे आए थे, टेलीफोन के जरिए से आया था या आपके पास फैक्स आया था या ईमेल आया था, आजकल तो मोस्टली ईमेल है या व्हाट्सएप है, उसके जरिए से आपके जो है आउटपुट्स इनपुट्स आते हैं। कहता है कि व्हाट कुड गो रॉन्ग, किस चीज का मसला हो सकता है। एक आपके पास मसला हो सकता है कि आपसे ऑर्डर्स गुम हो जाए, ठीक है, आपने किसी पेज वगैरह पे नोट किए थे वो आपसे इधर उधर हो जाए, क्योंकि फोन का जिक्र कर रहा है तो फोन पे आप क्या करते थे पहले, जैसे जो है पिज्जा हट वगैरह को आप कॉल करते हैं प्रोडक्ट मंगवाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपने पास जो है डायरी पे या जो है उनके पास अपना पैड पड़ा होता है उस पर नोट करते हैं, तो वहां से वो गुम हो सकता है, ठीक है। या जो है आपके ऑर्डर जो है आगे नहीं भिजवाए गए और आप जो है इंतजार कर रहे हो, फिर आप दोबारा जब कंफर्म करते हो तो वो कहता है मुझसे तो भूल गया था कि वो ऑर्डर तो हमने आगे फॉलो ही नहीं किया था, ठीक है। और या जो है क्या करते हो कि आप जो है कि ऑर्डर में बी प्रोसेस फ्रॉम कस्टमर हु इज अनविलिंग अनेबल टू पे, और आप जो है क्या कर सकते हो कि अगर आपका कोई कस्टमर जो है वो आपको पे करने के लिए तैयार नहीं है तो उसमें मसला आ सकता है, वहां पे भी आप जो है सिस्टम को थोड़ा सा जो है फिर देखोगे कि अब ये बंदा जब पे नहीं कर रहा, ये जो है बैड डेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा। सो कहता है कि प्रोसीजर विल देन बी डिजाइंड to receive, record, and process the orders, which achieves the above objectives and has control to prevent things going wrong. ठीक है, सो प्रोसीजर तरीका कार फिर आप इसके लिए सबके लिए बनाओगे कि कैसे हम गुड्स के जो है रिसीव करेंगे, उनके ऑर्डर्स कैसे जो है रिकॉर्ड किया जाएगा और कैसे जो है ऑर्डर को प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप जो है मैंने आपको कहा पिज्जा हट की एग्जांपल दी, तो पिज्जा हट ने क्या किया, एक प्रोसीजर बनाया हुआ है कि आपके जो है उनको कॉल करोगे, वो आपके जो है ऑर्डर्स को रिकॉर्ड करेंगे, अगर रिकॉर्ड की जो है ऑर्डर्स की एक लिमिट बताई हुई है उस लिमिट तक वो आपको जो है पहुंचाएंगे, ठीक है। तो फिर अगर जो है आप वहाँ पे पहुंचा देते हो, अगर वो बंदा नहीं होता तो उसके लिए जो है उन्होंने कोई और प्रोसीजर डिफाइन किया होगा ताकि जो है कोई लॉस वगैरह ना हो सके या जो है उसको दूसरी जगह फिर ऑर्डर प्लेस कर सके। तो कहता है कि हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को देखेंगे, ठीक है, जिसमें जो है परचेज एंड सेल्स का है, पेरोल का है, कैश का है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है। तो ये चार जो है हमने सिस्टम्स को देखना है। पहली चीज आपके पास आ जाती है परचेजिंग का। तो परचेजिंग आपके पास किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, किसी चीज को परचेज करना, खरीदना, तो उसका अपना तरीका कार है। पहली चीज उसमें आ जाएगी रिक्विजिशन, ठीक है, कि आप क्या करोगे कि पहले डिसाइड करोगे, देखोगे कि कौन सी चीज हमें खरीदनी है, किस चीज की हमें जरूरत है, क्योंकि हम ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखते। तो कंपनी जो है उसके स्टाफ डिसाइड करेगी कि कंपनी को किस चीज की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत नहीं है, वो जो है वहां से कंफर्मेशन कराएगा, वहां से अप्रूवल लेगा, फिर वो जो है चीजें मंगवाएगी।
तो जब वहां से अप्रूवल मिल जाता है तो वो क्या करेंगे, चीजों की ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। ठीक है, अब वो जो है उसके लिए अगर आप देखें तो बड़ी कंपनियां अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करी होती है तो वहां पे आपके टेंडर्स इशू किए जाते हैं। और अगर वो जो है नॉर्मली कोई चीजें खरीदना चाहता है तो वो उसके लिए क्या करेगा, सप्लायर से बात करेगा और उनको कहेगा कि जी हमें जो है ये प्रोडक्ट्स चाहिए, आप हमें अवेलेबल कर दो। थर्ड स्टेज क्या हो जाएगा कि आपके पास गुड्स पहुंच जाएंगे, आप उनको चेक करोगे कि जो चीजें हमने मंगवाई थी क्या वही चीजें आ गई हैं। ठीक है, उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, उसमें कोई जो है मसला तो नहीं है। अगर मसला है तो आप उसको क्या करोगे, वापस कर दोगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपको जो इनवॉइस मिली हुई है आप उसको देखोगे, उसके साथ उसको कंपेयर करोगे और फिर उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे अपने पास। ठीक है, कि हमने जो है इतने की परचेजेस की थी और उसकी जो है पैसे इतने बनते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कंप्यूटर सिस्टम पे करना है अकाउंटिंग या आप मैनुअली सारा का सारा सिस्टम जो है अपना ऑपरेट कर रहे हो। जब आपने इस चीज़ों को रिकॉर्ड कर दिया तब आप क्या करोगे, उनके लिए पेमेंट करोगे, उनके लिए चेक जो है क्लियर करोगे कि जी वाकई ये सब कुछ हो गया, हमने बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि इतनी ट्रांजैक्शन हुई थी। तो आप अब इसके बाद क्या करोगे, उनको पेमेंट करोगे। तो थ्रू चेक ज्यादातर कंपनीज पेमेंट्स करती हैं। इसी चीज को जो है दोबारा इन्होंने रिपीट किया हुआ है, एक हैंड बैग्स की कंपनी का जिक्र दिया हुआ है कि वो क्या करेगी कि वो हैंड बैग्स बनाती है तो किस तरीके से वो चीज़ों को रिक्विजिशन करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद उसको ऑर्डर करेगी। थर्ड उन्हें कहा है कि इनवॉइसेस कैसे रिसीव्ड होंगे उनके पास, इनवॉइस को रिकॉर्ड करने का और पेमेंट्स किस तरीके से होंगी। तो वो सारा का सारा वही प्रीवियस चीज रिपीट हुई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है कि वो कोडिंग कैसे करते हैं। तो वो जरा थोड़ा सा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। कहते हैं कि आपके पास क्या है कि ईच स्पेसिफिक एक्सपेंस इज गिवन अ यूनिक कोड नंबर, कि जो जो एक्सपेंस कंपनी का हो रहा होता है वो हर डिपार्टमेंट अपना अपना एक कोड देता है। जैसे कहता है कि जो है एक तरीके कार आपके पास ये है कि इन्वेंट्री अगर आपने परचेज किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 था तो उसने 03 का कोड दे दिया। इन्वेंट्री अब उसने परचेज की हुई है, ठीक है, तो एक्सपेंस टाइप उसने 1 लिख दिया है, 01। और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग थी बैग हैंड बैग की, तो जब वो मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग बैठे हुए थे उन्होंने उसको कोड दे दिया 06। तो इन्होंने क्या कर दिया कि स्टेप वाइज के पहले जो है डिपार्टमेंट का 03 आ गया, दूसरे डिपार्टमेंट ने उसको 01 दिया था और तीसरे ने उसको क्या कर दिया था कि 06 दे दिया। तो हर बंदे ने अपने अपने जो है ऑर्डर वाइज या जो है अपने एक्सपेंस या जो है डिपार्टमेंट वाइज अपने जो है नंबर्स उसको एलोकेट कर दिए। उन नंबर्स को मिला के ये लोग क्या करते हैं कि अपना एक कोड डिफाइन कर देते हैं। सो कोड से उनको फिर आसानी से पता चलता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ने इसमें हेल्प आउट की हुई है। तो अब अगर ऑडिट करने वाला बंदा आ जाता है या इंस्पेक्ट करने वाला बंदा आ जाता है या सुपरविजन वाला आ जाता है तो वो सिंपल इन कोड्स को देखेगा, इनको जो है ओपन करेगा कोड को, ठीक हो गया, डिकोड करेगा कि जी डिपार्टमेंट 3 वालों के साथ जो है मसला आया था या डिपार्टमेंट 1 वालों ने जो काम किया था उसमें मसला था या डिपार्टमेंट 6 वालों ने काम किया था। तो ये बहुत ही आसान एक तरीके कार है आपके पास कि आप किस तरीके से इसको देखते हो और इसको एनालाइज करते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेल्स का सिस्टम है। सेल्स आपके पास क्या होती है कि दूसरा बंदा आपसे कोई चीज परचेज कर रहा है। तो जब सेल्स का जिक्र आएगा तो क्या होगा कि आपके पास ऑर्डर्स रिसीव होंगे, आपको दूसरा बंदा ऑर्डर देगा कि हमें जो है इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए। वो कॉल कर सकता है, फैक्स कर सकता है या आपको ईमेल कर सकता है कि हमें आपके प्रोडक्ट्स चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए। अब आप क्या करोगे, उस ऑर्डर को प्रोसेस करोगे। ठीक है कि जी हमारे पास इतने जो है अमाउंट मौजूद है, क्वांटिटी मौजूद है कि नहीं मौजूद, और ये जो बंदा है हमारे पास क्या ये नया बंदा है या ओल्ड है। ठीक है, और उस बंदे ने पहले से ही बता दिया होता है कि मुझे जो है क्रेडिट पे चाहिए या जो है मुझे कैश पे चाहिए इतने प्रोडक्ट्स। तो आप उसको देखते हो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को कि क्या ये हमारा ओल्ड कस्टमर है या जो है न्यू है। तो न्यू है तो उसकी जो है हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे कि क्या ये बंदा जो है हमें टाइमली पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो इस चीज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड क्या आ जाएगा, जब ये सारी की सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी तो आप उसको गुड्स भिजवा दोगे और उसके साथ क्या करोगे, इनवॉइस भी अटैच कर दोगे कि जी ये जो है आपके इतने पैसे हो गए, इतनी क्वांटिटी थी और ये सामान था आपको हमने भिजवा दिया। ठीक है, जब आपने सारी की सारी चीजें कर दी हैं तो अब अपने जो है इसको रिकॉर्ड करोगे इनवॉइस को। ठीक है, अपनी बुक में जैसे दुकानदार करते हैं कि सामान बेच देते हैं तो जल्दी से अपने पास कॉपी में नोट कर लेते हैं कि इतना का सामान हमने बेच दिया है, इस बंदे जो है इतना सामान हमने बेच दिया और इतना रह गया। तो इसी तरीके से आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो और फिर पेमेंट आपको जब मिल जाती है तो आप उसको जो है चेक करते हो। ठीक है, कस्टमर ने अगर आपको चेक दिया हुआ है तो आप उसको कंफर्म करते हो कि जो है अकाउंट में इसके पैसे हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद आप उसको जब आपके बैंक में जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं तो आप कहते हो कि ठीक है हमारी जो है ये ट्रांजेक्शन फुलफिल हो। अभी अगर हम सिंपल देखें तो हमारे जो है सिस्टम्स बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। बार कोडिंग सिस्टम आपके पास जब से आया हुआ है, बार कोड रीडर,
तो वो क्या कर लेते हैं कि उसको एनालाइज कर लेते हैं, जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि जी इतने की ट्रांजैक्शन हो गई है और इतने गुड्स हमारे पास रहेंगे। तो वो पूरा एक उन्होंने जो है सिस्टम डिजाइन किया हुआ है उसके लिए। क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करोगे? जाहिर सी बात है, क्रेडिट जो है आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो जो है बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और लेकिन बड़े बिजनेसेस अगर आपको कर रहे हैं तो वहां पे आपको क्रेडिट को जो है ओपन रखना होगा सिस्टम को, आप वहां पे रिजर्व नहीं चल सकते। सो कहता है कि क्या होगा कि आपके पास जो है कहता है कि कंपनी ओनली सेल्स गुड्स टू दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू पे फॉर देम, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात वही होगी जिसको वो पे करना चाहता है और किस तरीके से वो पे करना चाहता है। तो कोई जो है कैश करता है, कोई क्रेडिट कार्ड को यूज करता है। तो इन चीजों के जरिए से जो है जो पेमेंट करते हैं उसको कंफर्म किया जाता है, ठीक है। सो कहता है कि आपके पास क्या हो जाएगी कि आप उसके लिए एक सिस्टम भी फिर डिफाइन करें कि आपने वहां से जो है गुड्स कैसे परचेज होंगी या जो है पेमेंट्स उनसे कैसे रिसीव करोगे। तो उसके लिए आपको एक सिस्टम डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। और कहता है कि इट इज द वाइटल दैट अ कंपनी ओनली गिव्स अ क्रेडिट अकाउंट आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ रिसीविंग पेमेंट। कि आप जो है फिर उस चीज को एनालाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो है जो कस्टमर है वो आपको पेमेंट कैसे कर रहा है और क्या वो आपको पैसे देगा कि नहीं देगा, कि आपको कितने टाइम के अंदर मिलेंगे। So, the credit controller will ask companies who wish to obtain credit to complete an application form and sometime to give a reference from the bank or existing supplier. ठीक है, the credit controller then sets a credit limit which is will normally be quite low initial. ठीक है कि अगर एक नया कस्टमर है तो आप जब उसको जो है अलाउ करते हो, क्रेडिट देते हो तो बहुत ही कम दोगे। लेकिन अगर आपका ओल्ड कस्टमर है और आपको पता है कि जी इसके साथ तो हमारी जनरली ट्रांजैक्शंस होती है और ये मुझे टाइमली पेमेंट्स कर देता है, तो इसके पास जो है फंड्स आते रहते हैं, इसके बिजनेस जो एक्सपेंडेड है, तो आप उसको ज्यादा जो है लिमिट दोगे कि आप ज्यादा कर्जा ले सकते हो सामान। लेकिन जो नया होगा उसको थोड़ा सा सामान आप दोगे, क्योंकि आप जो है क्या हेजिटेट कर रहे हो, कैसे ना हो कि वो पेमेंट्स ना करे और प्रॉब्लम बन जाए हमारी। सो कहता है कि द क्रेडिट कंट्रोल आल्सो मॉनिटर्स व्हिच कंपनीज आर लेट इन पेइंग एंड चेजेस लेट पेयर्स व्हेन नेसेसरी। जाहिर सी बात है कि फिर उसको एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सा बंदा जो है लेट पेमेंट्स कर रहा है और क्यों लेट कर रहा है, उन चीजों को देखना और फिर उनसे रिकवरीज कैसे करनी है उस सब को देखना भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में वही चीज दोबारा इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, कि सेल्स का साइकिल कैसे होगा, ठीक है। जैसे आपके पास जो है परचेज करने का आता है तो सेल्स का साइकिल भी इसी तरीके से होगा कि इन्होंने जो है एक्स वाई जेड कंपनी के हैंडबैग्स की वही एग्जांपल ली हुई है। तो हैंडबैग्स कंपनी के लिए ऑर्डर आया, ऑर्डर को उसने प्रोसेस किया कि हमने जो है किस तरीके से उनको हैंडबैग्स प्रोवाइड करने हैं। फिर हमने उनको जो है हैंडबैग्स भिजवा दिए। जब हमने हैंडबैग्स भिजवा दिए तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो है देखना होगा, इनवॉइसिंग देनी होगी कि जी इतने आपको जो है चार्ज हो रहे हैं, इतने टैक्सेस हैं, वो सारे के सारे आप उसमें रिकॉर्ड कर लोगे। और फिर क्या करोगे कि रिकॉर्ड इन द अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स में भी लिख लोगे कि हमने जो है क्या किए थे, इतने हैंडबैग्स दिए थे, ठीक है, और उसकी जो इतनी पेमेंट्स थी जो हमें मिलनी है। और फिर जब वो सारी की सारी चीज़ आप क्लियर अपने साइड से कर लेते हो, तो जब आपके पास कस्टमर की तरफ से पेमेंट आ जाती है, आप उसको क्या करते हो, देखते हो कि कितनी पेमेंट आपको रिसीव हुई, किस तरीके से उसने भेजी है, ठीक है। और फिर आप बैंक में उसको जो है क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो कि बैंक आपको जो है कितनी पेमेंट दे रहा है, किस तरीके से जो है वो आपको चार्ज कर रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें एनालाइज कर लेते हो एंड देन आप कहते हो कि हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है और हमारी जो है सेल्स कंफर्म हो गई है। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।